नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच से मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी एसएससी जीडी के अभ्यास सत्र की इस कड़ी में आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक शुद्ध वर्तनी के साथ उपस्थित हैं। साथियों, हाल ही में आयोजित हुई परीक्षाएं जिसमें कई छात्र हमारे संस्थान के जो हैं परीक्षा में अपीयर हो चुके हैं, तो उनके द्वारा एसएससी जीडी के जो प्रश्न पत्र हुए हैं उन प्रश्नों को लेकर के बहुत अधिक उत्साह देखने को मिला है। कई हमारे संस्थान के छात्र ऐसे हैं जिन्होंने मतलब विषय को ध्यान में रखते हुए या विषयवार पूर्णांक को भी प्राप्त किया है, तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसी उम्मीद के साथ कि आगे जो परीक्षाएं और होनी हैं उनमें भी छात्र और अच्छा प्रदर्शन कर सकें, तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो कि लगातार हम देख रहे हैं कि परीक्षा में पूछा भी जा रहा है, शुद्ध वर्तनी के जो अभी पेपर हुए हैं उसमें क्वेश्चन आए भी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना उसी को ध्यान में रख करके आज का हम अपना वीडियो प्रारंभ करें। तो आइए साथियों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं शुद्ध वर्तनी के। तो हमारा आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा आज का पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब देखिए, इसमें आपको यहां पे बस एक चीज देखिए, ध्यान रखिए कि जब भी कभी वर्तनी के क्वेश्चन आए तो आप प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें कि वहां पे शुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध पूछ रहा है। कई बार बस इस प्रश्न की जल्दबाजी में क्या होता है कि प्रश्न आता हुआ हम लोग गलत कर देते। तो आपको वर्तनी में सबसे ज्यादा फोकस प्रश्न को पढ़ने पे करना है। आपको बस यहां पर उस शब्द को देखना है कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमसे पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अब देखिए यहां पर 4 शब्द लिखे हुए हैं, यहां पर 4 शब्द लिखे हुए हैं, तो यहां पर शुद्ध वर्तनी वाला हमारा शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी। साथियों, वर्तनी को याद करने का मैं आपको एक और तरीका बताऊं। ठीक है, होता क्या है, हम लोग जब भी कभी देखते हैं तो किसी भी पेपर, किसी भी पुस्तक को अगर हम देखते हैं तो वर्तनी के टॉपिक में देखिए, मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं, मेरे लिए कारगर सिद्ध हुआ है, हो सकता है आपके लिए भी ये बहुत कारगर सिद्ध हो। तो देखिए साथियों, किसी भी पुस्तक में जब आप देखते हो वर्तनी का टॉपिक, ठीक है, तो वर्तनी का टॉपिक देखते समय आपको इस प्रकार से दिया होता है, एक तरफ लिखा होता है अशुद्ध और दूसरी तरफ दिया होता है शुद्ध। ठीक है साथियों, इसी तरीके से तो किताबों में होता है। आप क्या करते हो कि पहले अशुद्ध पढ़ते हो और फिर शुद्ध पढ़ते हो। ठीक है ना, यही तरीका रहा है आप लोगों का। ठीक, तो आपने देखिए क्या किया, पहले आपने एक बार यहां पे अशुद्ध पढ़ा और दूसरी बार यहां पर शुद्ध पढ़ा, दूसरी बार यहां पर शुद्ध पढ़ा। ठीक, आपको उस समय तो वो चीज याद हो गई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हो, जब परीक्षा कक्ष में आप परीक्षा दे रहे होते हो, तो आपसे वहां पर शुद्ध या अशुद्ध पूछता है, शुद्ध या अशुद्ध पूछता है। तो अब देखिए आपके साथ समस्या क्या होती है कि आपने चूंकि दोनों को पढ़ रखा है, आपने अशुद्ध को भी पढ़ा है, आपने शुद्ध को भी पढ़ा है। ठीक, और परीक्षा में प्रश्न जो पूछता है उसमें अशुद्ध और शुद्ध दोनों दिए होते हैं, तो आपके सामने निर्णय लेने में समस्या हो जाती है कि यार पढ़ा दोनों है तो इसमें से सही कौन सा है। यह समस्या हम भी फेस करते रहे। ठीक है, तो हम अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रहे हैं कि पढ़े चूंकि आपने दोनों हैं, तो आपके सामने यह समस्या आ जाती है कि यार अब इसमें से कौन सा चयन करें हम, कौन सा शुद्ध होगा, कौन सा शुद्ध होगा। तो इससे बचने का साथियों हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। आप लोग बस एक काम करिए कि आप लोगों का जो वर्तनी वाला सेगमेंट है बहुत ध्यान से रखिएगा, उसमें जो अशुद्ध वाला पेज है उस पर आप सफेद कागज चिपका दीजिए, उसको ढक दीजिए। ठीक है, आपको सिर्फ शुद्ध पढ़ना है, आपको सिर्फ शुद्ध पढ़ना है। आपको इस सेगमेंट को क्या करना है, छिपा देना है, इसको पढ़ना ही नहीं है, इसको छिपा दीजिए। ठीक है, जब आप शुद्ध पढ़ोगे, अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपने ये शुद्ध पढ़ा, आपने शुद्ध पढ़ा तो आपके माइंड में यही चीज पड़ी हुई है, यही चीज पड़ी हुई है, शुद्ध पड़ी है। पेपर में अगर अशुद्ध पूछेगा तो शुद्ध दिया होगा तो आपको पता है ये शुद्ध है,
आपको पता है ये शुद्ध है, तो आप अशुद्ध टिक कर दोगे, अशुद्ध टिक कर दोगे। और पेपर में यदि आपसे शुद्ध पूछेगा तो आपने अशुद्ध पढ़ा ही नहीं है, आपने अशुद्ध पढ़ा ही नहीं है, तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो एक शब्द जो पढ़ा हुआ होगा वही क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों मेरा एक निवेदन है कि आप लोग इस तरीके को अपनाइए और निश्चित मानिए कि आपको इस समय बहुत अधिक सुधार अपनी वर्तनी में दिखाई देगा। इस चैप्टर में बहुत से ज्यादा लोगों का ये रहता है कि सर जी सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे इसी में गलत होते हैं, हम पेपर में निर्णय नहीं ले पाते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करते। देखिए मैंने आज प्रारंभ करने से पहले आंसर तो हम आपको बताते चले जाएंगे, आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। कुछ तरीके होंगे, कुछ नियम होंगे, शब्द कैसे बनना है उसके आधार पर भी हम आपको प्रूफ कर देंगे, बता देंगे कि वो शब्द की निर्मिति कैसे हो रही है, कोई शब्द शुद्ध है तो क्यों है, अशुद्ध है तो क्यों है। हम सारी चीजें चर्चा में शामिल करेंगे, लेकिन फिर भी हम आपसे ये चाहते हैं कि जब जो समय है आपका वो यदि कम है तो ऐसी परिस्थिति में आप इस तरीके को थोड़ा अपना करके सिर्फ शुद्ध चीजों को पढ़ें। आवश्यकता नहीं है कि शब्द की बहुत अधिक गहराई तक आप जाए, आपका उद्देश्य प्रश्न को ठीक करने से है, नंबर लाने से है, तो कम समय में आप इस माध्यम को अपना करके अपनी वर्तनी में काफी सुधार कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखेंगे कि आप आज ही जो भी किताब है आपके पास, जो भी जिससे भी आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें अशुद्ध वाले चैप्टर को जाकर के क्या करिए, छिपा दीजिए। अशुद्ध को आपको पढ़ना ही नहीं है, आप सिर्फ शुद्ध पढ़िए। और जब शुद्ध पढ़ेंगे तो देखिए यहां पर शुद्ध पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आपने देखे ही नहीं होंगे। अगर शुद्ध देखा है तो आपने इसी ही शब्द को देखा होगा, इसी। और हाँ एक चीज और ध्यान रखिए, कुछ किताबों में अब यही चीज दिक्कत होती है, ऑथेंटिक किताबों में आपको मिलेगा। अब कई किताबें, मैंने कई किताबों में साथियों विश्वास के साथ मानिए ऐसी लोकल किताबों में इस प्रश्न का आंसर ये सही करते हुए देखा है, तो उन पे भी विश्वास ना रखिए। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं पढ़िए तो एक ऑथेंटिक बुक के माध्यम से, ठीक है, एक ऑथेंटिक जिसके आंसर आयोग द्वारा मान्य होते हो, आयोग द्वारा मान्य किए जाते हो। तो इस माध्यम को अपनाइए आज। ठीक है, हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं, तो इससे आपको क्या होगा, काफी अधिक फायदा होगा, काफी अधिक लाभ होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो गया विकल्प सी, क्लेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फिर से देखिए यहां पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब जब आपने अशुद्ध पढ़ा ही नहीं है तो आपको इसमें से जाहिर सी बात है एक वर्तनी शुद्ध दिखाई दे जाएगी, और वो होगी साथियों ए श्रृंगार। विकल्प ए श्रृंगार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये आपको इसके साथ जरूर मिलेगा, और ठीक है ये आपको जरूर मिलेगा। और एक विकल्प आपको जो मिल सकता है, देखिए वो और मिल सकता है, और अच्छा विकल्प मिल सकता है, वो इस प्रकार से एक विकल्प दे देता है कभी कभी। ठीक है, ये देखिए एक विकल्प आपके सामने ये भी आ जाता है। ठीक है, तो आप देखिए अगर ये तीन विकल्प हो गए आपके तो क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन हो जाता है आपके सामने। लेकिन जब आपने पढ़ाई शुद्ध है तो आपके सामने कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, यानी आपको आंसर एकदम से स्पष्ट होगा कि इसका आंसर होगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, फिर से देखिए, शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। क्या बतानी है? शुद्ध वर्तनी बतानी है। ठीक है, तो पहले तो इसका आंसर देख लीजिए साथियों, इसका आंसर होगा विकल्प बी। इसका विकल्प आंसर होगा विकल्प बी। अब देखिए निकालते कैसे हैं, तो देखिए ये पद जो है उज्ज्वल, ये एक संधि पद है। ये एक संधि पद है जो उत धन ज्वल के मेल से बना है। साथियों हमने अपने संधि के चैप्टर को हमारी प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, बहुत विस्तृत तरीके से उस पर हमने संधि के नियमों पर चर्चा की है। आप वहां जाकर के इन नियमों पर अच्छे से देख सकते हैं। जो साथी हमारे नहीं पढ़े हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा, जिनको संधि में समस्या हो रही है वो वहां जाकर के बहुत आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं, ताकि आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें आपको समस्या ना उत्पन्न हो। तो देखिए, तो यहां पर एक पद होता है उत और दूसरा पद होता है ज्वल। संधि में मैंने आपको पढ़ाया था, एक नियम आता है ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम
ठीक है। और इस ता संबंधी नियम में हम देखते हैं कि ये ता जो होता है वो किसमें, जा में परिवर्तित हो जाता है। ता किसमें, जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर ये ता जो है वो जा में परिवर्तित होता है, और ये ता देखिए कैसा है, स्वर रहित है। तो यहां पर जा भी कैसा होगा, स्वर रहित। और यहां पर मूल शब्द जो होता है वो ज्वल है, तो ये पद इसके साथ जुड़ जाता है और शुद्ध शब्द हमारा बन जाता है उज्ज्वल। शुद्ध शब्द बन जाता है उज्ज्वल। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा आंसर हो गया विकल्प बी। ठीक है, विकल्प बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से फिर देखिए यहां पर पूछा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो साथियों जब आप देखेंगे तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा विकल्प बी, हिरण्यकशिपु। अब इसमें भी कई लोग दिक्कत करते हैं। देखिए होता क्या है कि बचपन से हम लोग जो बोलते हैं वही चीज हमारे मस्तिष्क में संचित होती है। ठीक है, वही चीज हमारे माइंड में स्टोर होती है। तो कभी भी हम लोगों ने सुना है इसका नाम, तो हम लोगों ने सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति के मुंह से सुना है तो हिरण्यकश्यप सुना है। तो ऐसा प्रश्न जब आता है तो अब हम उसी अनुसार जो हमने सुना है उसी के अनुसार इसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो हम बोलते हैं हिरण्य, और जो हमने सुना है कश्यप, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं हिरण्यकश्यप। ठीक है, हिरण्यकश्यप। ठीक, और जब इस प्रकार से लिखते हैं तो देखिए यहां पर हमारा विकल्प सी दिख जाता है। और ये ध्यान रखिएगा जब भी ये प्रश्न आएगा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है लगभग वर्तनी के परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा ही गया है। और जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें ये विकल्प हमेशा और हमेशा दिया गया है, हमेशा दिया, क्योंकि हम लोग बचपन से बोलते ही यही है हिरण्यकश्यप। ठीक है, लेकिन ये सब वर्तनी क्या साथियों, अशुद्ध होती है। अब आज से मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि अब आप इसको इसी ही रूप में बोलें, और जब आप बोलेंगे सही तो आप लिखेंगे सही, जैसे अब इसको क्या बोलना है आपको हिरण्यकशिपु बोलना है, हिरण्यकशिपु। और जैसे ही आप बोलेंगे तो देखिए हिरण्य, और जब आप कशिपु बोलेंगे तो आप लिखेंगे भी कशिपु, हिरण्यकशिपु। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। और इसका उच्चारण क्या होगा, हिरण्यकशिपु। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा साथियों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहां फिर से देखिए अभी तक हमारे सारे क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी पे चल रहे हैं। ठीक है, हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो अब बोल करके देख लीजिए। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि ये कवित्री जो है वो किसका स्त्रीलिंग है, कवि मूल पद होता है, कवि मूल पद का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं, तो हम देखते हैं ये कवि है, तो यहां पर कवित्री होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कवि में यित्री जोड़ देते हैं, यित्री जोड़ देते हैं। अगर यहां पर देखिए तो यहां पर ये विकल्प आपको 100% मिलेगा, पूर्ण रूप से मिलेगा। लेकिन फिर वही चीज है, मैंने आपको क्या चीज कही, मैंने आपको कही कि आपको अशुद्ध पढ़ना ही नहीं है। जब आपको ये दिखाई ही नहीं देगा, जब आप पढ़ोगे तो आपको ये शब्द कभी दिखाई ही नहीं देगा, जो शब्द दिखाई देगा तो वही शब्द शुद्ध होगा, और वो शब्द होगा आपका विकल्प ए, कवियत्री। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। साथियों स्त्रीलिंग लिंग के प्रश्न भी जो पूछे जाते हैं उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। कई बार पूछा गया कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो होगा कवियत्री। और इसकी सही वर्तनी होगी विकल्प ए। आप लोग एक काम करिए, सिर्फ शुद्ध वर्तनी लिखिए। आप लोग क्या करिए, सिर्फ शुद्ध वर्तनी लिखते जाइए जो मैं बता रहा हूं। हमारा अगला प्रश्न है, फिर से निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इस प्रश्न की सही शुद्ध वर्तनी होगी विकल्प बी, भागीरथी। ठीक है, बाकी की तीनों जो है वो अशुद्ध वर्तनियां हैं। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध। अब देखिए यहां से प्रश्न थोड़ा सा बदला, अब आया अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो साथियों अभी पीछे हम देख करके आ रहे हैं, हमने एक क्वेश्चन किया, तो यहां पर देखिए अशुद्ध वर्तनी वाला आंसर जो होगा आप लोग देख करके बता सकते हैं, आंसर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, पक्का अशुद्ध वर्तनी आंसर सी।
साथियों विकल्प में एक और भी विकल्प दिख रहा है, उज्ज्वल। ठीक है, विकल्प डी भी इसका अशुद्ध है। हमारे टाइपिंग वाले भैया से मैं थोड़ा अनुरोध करूंगा, इस प्रश्न के 2 आंसर सही होंगे। हालांकि ऐसा प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में होता नहीं है, लेकिन ठीक है, देख लीजिए कई परीक्षाएं ऐसी होती हैं जहां पर एक से अधिक प्रश्न की संभावनाएं बनती हैं। और साथियों विश्वास मानिए, अगर ऐसा प्रश्न आता है परीक्षा में तो आप सी और डी में से कोई भी आंसर लगाएंगे, आपको नंबर मिलेगा। दोनों ही प्रश्नों पे अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। या तो आपको नंबर प्राप्त होगा, या ये प्रश्न परीक्षा से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान रखिए कि इस प्रश्न में अशुद्ध वर्तनी जो है वो उज्ज्वल और समुज्ज्वल दोनों की है। अब हम आपको बताते हैं क्यों है। ठीक है, तो जरा यहां पर देखिए, कई लोग यहां पे कहेंगे सर जी यहां क्यों नहीं हुआ। तो देखिए यहां पर यह शब्द जो बनना है, ये एक उपसर्ग प्रा शब्द ज्वल और इत प्रत्यय के मेल से बनना है। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए ये प्रा उपसर्ग जब इसके साथ बना तो ये बना प्रज्वल, और इसमें इत प्रत्यय लगा तो ये बन गया प्रज्वलित। तो यहां पर दो जा होने का कोई मतलब नहीं। कई लोग कहते हैं सर जी यहां 2 जा क्यों नहीं हो रहे हैं। अरे 2 जा जरूरी थोड़ी लगा, 2 जा हो किस कारण है। 2 जा होते साथियों, यहां देखिए ये सब हमने देखा था, 2 जा होते क्यों है। 2 जा होते यहां पे उपसर्ग प्रा की जगह उपसर्ग क्या आ जाता है, ता आ जाता है, और ये शब्द बन जाता है ज्वल। अब देखिए मूल शब्द जो ज्वल है, एक जा तो उसका हो गया, और दूसरा जा जो मिलता है वो इस उपसर्ग के कारण मिलता है। उपसर्ग के कारण मिलता है। यहां उपसर्ग प्रा उसी रूप में आ जा रहा, कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो 2 जा यहां पर प्रयोग नहीं हो रहे, एक जा के साथ आ रहा है। लेकिन यहां पर देखिए ये ता जो है वो जा में परिवर्तित हो रहा है, और एक जा इस ज्वल मूल शब्द का है, तो यहां पर ये 2 मिलकर के क्या, ये 2 शब्द बनाते जल। ठीक है, और इस प्रकार से ये शब्द बनता है उज्ज्वल, ये शब्द बनता है उज्ज्वल। ठीक है, तो ये विकल्प आपका क्या हो गया, इसकी वर्तनी क्या होगा, एक बार रुक जाइए। अच्छा तो प्रश्न ठीक है, हाँ ठीक है, इसकी वर्तनी क्या हो गई, अशुद्ध हो गई, इसकी वर्तनी अशुद्ध हो गई। अब जरा दूसरा देखिए, अब अगर इसको हम तोड़ेंगे, इस शब्द को जरा तोड़ेंगे तो देखिए यहां पर उपसर्ग क्या मिल रहा है, सम। यहां पर उपसर्ग क्या मिला, सम। ठीक है, और दूसरा पद क्या मिल रहा है, उज्ज्वल। और हम जानते हैं कि ये कोई शब्द होता ही नहीं है, ये कोई शब्द होता ही नहीं है, तो इसके मेल से जो शब्द बनेगा समुज्ज्वल, ये शब्द भी हमारा क्या हो जाएगा। देखो साथियों यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, यही चीज तो लिखा हुआ है। जब ये पद ही नहीं होता तो ये शब्द भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये शब्द भी हमारा समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं, तो यहां पर देखिए यहां पर ये पद कैसे बना है, तो ये पद बना, इसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। देखिए एक उपसर्ग इसमें क्या हुआ, एक उपसर्ग इसका प्रयोग हुआ, इसमें एक उपसर्ग हुआ सम, एक उपसर्ग हुआ सम। ठीक है, दूसरा उपसर्ग इसमें हुआ, एक उपसर्ग हुआ इसमें सम, एक उपसर्ग इसमें हुआ सम, दूसरा उपसर्ग इसमें हुआ उत, और फिर इसमें पद हुआ ज्वल। जरा देखिए, ठीक है, अब यहां पर देखिए इस मां के साथ ये उ हुआ तो ये बना। ठीक है, या इसको छोड़ दें हम 1 मिनट के लिए, यहां से सिर्फ इतने शब्द को देख ले, तो ये देखिए सम के साथ ये मिलकर के बना उज्ज्वल, ये बन गया। ये शुद्ध वर्तनी भी हमने देख ली, शुद्ध वर्तनी भी देख ली। और यहां पर ये देखिए मां कैसा है, स्वर रहित है। मां कैसा है, हलंत के साथ है, स्वर रहित है। इसको पूरा कौन करेगा, ये ऊ इसको पूरा कर देगा। अब देखिए इस मां के साथ ये ऊ का प्रयोग होगा, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, और यही चीज देखिए यहां पर, अब क्या बचा, ये बचा सा। ठीक, ये चीज इतनी मिलकर के क्या बन गई, ये बन गई मुंह, और आगे का जो पद बनना है वो क्या बनना है, ज्वल। यही तो लिखा है, देखिए यही तो लिखा है। तो ये वर्तनी क्या हो गई, शुद्ध हो गई। तो इस प्रश्न का जो आंसर है साथियों, इस प्रश्न को आप लोग मार्क कर लीजिए, इस प्रश्न का जो आंसर है वो 2 आंसर है, उज्ज्वल
और समुज्ज्वल, ये दोनों ही वर्तनी क्या है, क्योंकि शुद्ध वर्तनी होती है समुज्ज्वल, समुज्ज्वल, ठीक है। तो ये दोनों वर्तनियां क्या हो जाएंगी, सी और डी जो होंगी वो अशुद्ध हो जाएंगी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प सी और डी, ठीक है। आगे उम्मीद होगी कि ऐसे दो, मतलब दो प्रश्न आंसर सही वाले प्रश्न नहीं होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नवा प्रश्न। बड़ा सामान्य सा शब्द है, तो हम लोग बोलते भी हैं, ठीक है, कि धोबी का स्त्रीलिंग क्या होता है, धोबिन। इन प्रत्यय लग करके उसका स्त्रीलिंग बन जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए, ठीक है, शुद्ध वर्तनी, ठीक है, धोबी, ठीक है, धोबी, ठीक है। धोबी का स्त्रीलिंग होता है धोबिन, धोबिन, ठीक है। तो विकल्प ए हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर से देखिए, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना। तो देखिए हम लोग यहां पे देखते हैं पारलौकिक, ठीक। अगर ध्यान से देखिए, कई लोगों को दिक्कत होती है कि सर जी ये सही है कि गई, क्योंकि देखिए मूल शब्द जो होता है वो परलोक होता है। जरा एक साथ हम कई चैप्टर्स का आपका रिवीजन कराने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं कि उन चीजों को आप समझ पाएंगे। मूल शब्द होता है परलोक, ठीक, परलोक। और इसमें जब एक प्रत्यय जोड़ते हैं, तो कई लोग क्या कहते हैं, सर जी परलोक का क्या होना चाहिए, परलौकिक, ठीक है, क्या होना चाहिए, परलौकिक, ठीक है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि एक प्रत्यय की अपनी एक खासियत होती है। एक प्रत्यय क्या होता है, जब किसी मूल शब्द के साथ एक प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो वहां पर लघु स्वर जो प्रयुक्त होगा, इसको ध्यान से रखिएगा, लघु स्वर यदि मूल पद में प्रयोग हो रहा होगा तो वो लघु स्वर को दीर्घ में परिवर्तित कर, देखिए अगर दीर्घ है तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, दीर्घ के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। लेकिन यदि मूल पद में लघु स्वर का प्रयोग हुआ है तो वो लघु स्वर क्या, दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां परलोक में देखिए, यहां पा में जो लघु का प्रयोग हुआ है, ठीक है, वो किसमें, दीर्घ में परिवर्तित होगा और हमारा शुद्ध शब्द बनेगा पारलौकिक। तो साथियों यहां पर पारलौकिक जो लिखा हुआ है वो वर्तनी जो है एकदम सही है, वो वर्तनी एकदम सही है, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो शुद्ध हो गई, ये तो शुद्ध हो गई, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पारलौकिक शुद्ध है। और अगर आपको इस पे किसी भी प्रकार का कोई संदेह है कि सर ने एक क्वेश्चन बता करके नहीं लिखा, तो हम बहुत ढेर सारे एग्जांपल आपके सामने रख दे रहे हैं, आप देख लीजिए। जैसे ये शब्द होता है समाज, जैसे शब्द होता है अर्थ, जैसे शब्द होता है कर्म, ठीक है, जैसे शब्द होता है धर्म, ठीक है। इन सब में आप क्या करिए, इन सब में आप एक प्रत्यय का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप एक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो शब्द क्या देखते हैं, सामाजिक, सामाजिक ना होकर के क्या हो जाता है, सामाजिक हो जाता है। शुद्ध शब्द वर्तनी क्या हो जाती है, सामाजिक। इसी प्रकार से आपने कभी सुना है धार्मिक व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति बोलते हैं, धार्मिक व्यक्ति है, ठीक है। हम लोग कभी कहते हैं आर्थिक महत्व का विषय, नहीं, हम लोग क्या कहते हैं, हमारे आर्थिक महत्व का विषय है, आर्थिक, ठीक है। और कर्म को करने वाला कर्मिक नहीं कहलाता बल्कि कार्मिक कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्मिक, ठीक है। तो देखिए ये सारे एक प्रत्यय का मैंने आपको यहां पर बता दिया व्याख्या करके कि ठीक है, अगर लघु का प्रयोग हो रहा होगा, लघु स्वर का प्रयोग हो रहा होगा तो एक प्रत्यय उसको क्या करेगा, दीर्घ में परिवर्तित कर देगा, दीर्घ में परिवर्तित कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर आपका सही है, ये आंसर आपका सही है, ठीक।
दुधर्ष की वर्तनी भी जो है साथियों वो शुद्ध है। और आशीर्वाद, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको तो आपको याद ही रखना है। मैंने कई बार विवाह समारोह में जो हमारे यहाँ निमंत्रण पत्र आते हैं उसमें ये वर्तनी तक क्या है, अशुद्ध देखी है, अशुद्ध देखी है। जब सामान्य रूप से जब भी कभी कोई वर्तनी का प्रश्न होता है तो मेरा सबसे अधिक पसंदीदा प्रश्न यही होता है। सामान्य रूप से बच्चों से चर्चा करते समय हम लोग कह देते हैं कि अच्छा तुम्हें अगर हिंदी आती है तो जरा आशीर्वाद लिख करके दिखाइए। और साथियों 90% बच्चे जो होते हैं उसमें हमें निराश ही करते हैं। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वो इस प्रकार से लिख देते हैं आशीर्वाद, जबकि ये वर्तनी क्या है साथियों, अशुद्ध। ठीक है, तो ये आशीर्वाद आपकी क्या है, शुद्ध वर्तनी है। दुधर्ष भी शुद्ध वर्तनी है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है विकल्प बी, विकल्प बी। निश्चेष्ट जो है वो वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। आंसर लिखिए, आंसर होगा इसका विकल्प बी। अब इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वो क्या होगी, तो लिख लीजिए इसकी वर्तनी होगी निश्चेष्ट, निश्चेष्ट। अब ये क्यों होगी, तो साथियों फिर मैं आपसे कहूंगा कि संधि में जब जाएंगे तो संधि के नियमों में मैंने आपको पढ़ाया है। विसर्ग संधि का एक नियम होता है कि विसर्ग जो है वो किसमें, विसर्ग का शा 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 में परिवर्तन, एक नियम होता है विसर्ग का सा 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 में परिवर्तन। ठीक है, में परिवर्तन। जब इस नियम के तहत आप देखते हैं तो हम क्या बताते हैं, हम कहते हैं कि यदि विसर्ग के बाद कोई तालव्य ध्वनि आ जाए या तालव्य वर्ण आ जाए, कोई तालव्य ध्वनि या कोई तालव्य वर्ण आ जाए तो इस विसर्ग को हम किसमें, तालव्य सा में, विसर्ग को किसमें, विसर्ग को तालव्य सा में परिवर्तित कर देते हैं, तालव्य सा में परिवर्तित कर देते हैं। अब जरा यहां पर देखें, अगर इस पद को हम देखें तो ये संधि पद है, ये क्या है, संधि पद है। ये कैसे बनना है, तो ये नि उपसर्ग के साथ चेष्ट शब्द का प्रयोग करके, चेष्ट पद का प्रयोग करके बनना है। अब जरा हम देखें तो विसर्ग के बाद आने वाला जो पद है, विसर्ग के बाद आने वाला जो पद है वो क्या है, चा है। विसर्ग के बाद आने वाला पद क्या है, चा। और ये पद जो है, शब्द जो है, ये वर्ण जो है, ठीक है, ये चा जो है ये कैसी ध्वनि है, ये तालुव्य ध्वनि है। कैसी ध्वनि है, तालुव्य ध्वनि है। अगर ये तालुव्य ध्वनि है, अगर ये कैसी तालुव्य ध्वनि है तो ये विसर्ग किसमें, ये विसर्ग तालुव्य सा में परिवर्तित होगी। किसमें परिवर्तित होगी, तालुव्य सा में परिवर्तित होगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही वर्तनी जो होगी वो होगी निश्चेष्ट, निश्चेष्ट। और आपका हमारा सही आंसर होगा विकल्प बी। ये निश्चेष्ट जो लिखा है ये वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं अपना। हमारा 11वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। तो ये 4 विकल्प हैं। फिर से अगर आप पढ़ेंगे तो अगर आप पढ़ रहे हैं शुद्ध वर्तनी तो आपको वही दिखाई देगी। और साथियों जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगी विकल्प सी, इसका सही आंसर हो जाएगा विरहिणी। ठीक है, विरहिणी इस प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अब आपको क्या छाटना है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न ही है, मतलब प्रश्न को पढ़ना होता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। आपको छाटनी है अशुद्ध वर्तनी। तो यहां पर देखते हैं विकल्प ए कौशल्या। साथियों इसको देखते ही कई लोगों के मन में संदेह हो जाता है कि ये गलत लिखा। क्यों, क्योंकि बचपन से हम लोग देखते रहे, कई जगह पर हम लोगों ने देखा इसको इस रूप पे लिखे हुए कौशल्या, हर जगह। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये शब्द क्या है, गलत है। ये शब्द क्या है, गलत है। शुद्ध वर्तनी क्या होती है, कौशल्या होती है। शुद्ध वर्तनी क्या होती है, कौशल्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। अब देखिए कई बार ये हम लोग क्या देखते हैं, इसको इस तरीके से देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये सिर्फ ये शब्द, यहां पे जितने शब्द दिए हुए हैं ये शब्द अपने आप में एक प्रश्न है। विकल्प के रूप में तो यहां पे है, लेकिन ये अपने आप में एक प्रश्न है साथियों। ठीक है, मैथिली शरण, तो शुद्ध शब्द रखेगा मैथिली जो होता है वो अशुद्ध होता है, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है, मैथिली। शुद्ध शब्द क्या होता है, मैथिली। ठीक है, बोलेंगे भी हम लोग वैसे ही, मैथिली नहीं, मैथिली। ठीक है, मैथिली।
ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त वर्तनी एकदम शुद्ध है, किसी प्रकार का कोई इसमें संशोधन जरूरी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, मेघनाद, ठीक, कई जगह पर यह लिखा होता है साथियों, मेघनाथ, मेघनाथ, ठीक है। तो साथियों गलत है, मेघनाथ नहीं है, नाथ मतलब स्वामी, ना ना ना, मेघों का स्वामी थोड़ी है वो है मेघनाद। ध्यान रखिएगा, इसका नाम मेघनाद क्यों पड़ा, पूरी एक कहानी है। पुराने समय में जो नाम रखे जाते थे वो यूं ही नहीं रख दिए जाते थे। आप हमेशा देखें, मैं आपको 2-4 एग्जांपल अभी दे रहा हूं, अभी बता रहा हूं। हम लोग जब अपने धार्मिक ग्रंथों को देखते हैं, उपनिषदों को देखते हैं, तो उपनिषदों में एक सूत्र हमें प्राप्त होता है। वो सूत्र क्या प्राप्त होता है, मैं क्लास में इसकी चर्चा करता रहता हूं, ठीक है, कि आदमी को क्या है, अगर नाम रखना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए भविष्य में आप लोगों के बच्चे होंगे, तो हमारे यहाँ एक संस्कार, 16 संस्कारों में एक संस्कार बनाया गया था, नामकरण संस्कार। काहे बना दिया गया था, सोचिए कभी कि नामकरण संस्कार क्यों बनाया गया, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, देखिए होता है नहीं होता ये बातें अलग है, ठीक है, लेकिन उसका प्रभाव दिखता है, ठीक है। हमारे यहाँ उपनिषदों में एक सूत्र मिलता है, यत्र नाम तत्र गुणः, कि जैसा नाम होगा वैसे गुणों का संचरण उस बालक में होगा, ठीक है। तो पुराने समय में देखिए, गांवों में चले जाइए आप, गांवों में एक घर में पता चला एक लड़के के, एक आदमी के 4 पुत्र हैं, तो उसने एक का नाम पता चला राम सजीवन रख दिया, दूसरे का राम दुलारे, तीसरे का राम प्यारे, पता लड़की हो गई तो उसका नाम रख दिया राम प्यारी, राम दुलारी, ठीक है। तो ऐसे अब देखिए, क्या उसको वो कैब की जानकारी नहीं है, क्या उसको और अन्य नाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन राम रखने का नाम क्या है, राम, देखिए कितने बुद्धिमान लोग होते थे हमारे पुराने पुरखे। उनका मतलब ये होता था कि देखो, हम लोग अपनी सामाजिक जीवन में, दैनिक जीवन में, ठीक है, अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में हो सकता है प्रभु का नाम ना ले पाए, स्मरण ना कर पाए, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों का नाम तो बुलाएंगे ही ना, तो वो बच्चों का नाम ही ऐसा रख देते थे जिसमें क्या हो जाए, भगवान का नाम स्मरण हो जाए। अब मान लो एक बार अपने पिताजी ने 4 पुत्रों को दिन में 10-10 बार बुलाया, तो 40-50 बार तो उसने प्रभु जी का नाम ऐसे ही ले लिया, राम दुलारे तो राम, राम सजीवन तो राम, राम दुलारी तो राम, ठीक है। तो इस बहाने क्या हो गया, और हम लोग कहते हैं कि आखिरी समय में आप जिसका स्मरण करते हो, ठीक है, आपको वैसी ही गति प्राप्त होती है, तो पता चला आखिरी में प्राण लटके हैं बच्चे पे, प्रभु का स्मरण नहीं हुआ, तो पुराने लोगों ने क्या किया, नाम ही रख दिया लड़के का राम सजीवन, बुलाएंगे तो इसी बहाने भगवान का स्मरण हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ना एक भागवत कथाओं में बहुत अच्छी कथा मिलती है, भक्त अजामिल की कथा, भक्त अजामिल, आप पढ़िएगा, अगर आपको थोड़ा सा कभी समय मिले तो YouTube में कहीं भी बहुत आसानी से मिल जाएगी, आज तो इतने स्रोत है आपके पास। भक्त अजामिल की कथा पढ़िएगा, नाम के महत्व को दर्शाती है, बहुत अद्भुत कथा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो इसका नाम देखिए, मैं बता क्या रहा था आपको कि इसका नाम भैया मेघनाद पड़ा क्यों। कहते हैं जब ये पैदा हुआ था तो सामान्य रूप से बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो वो बच्चे क्या करते हैं, रोदन करते हैं, रोते हैं, ठीक है, मां का उछल करते हैं। लेकिन कहते हैं जब ये पैदा हुआ था रावण का लड़का, तो जब ये रोया ना, तो रोया नहीं, इस तरीके से इसकी गर्जना हुई कि ऐसा लगा जैसे बादल कड़के हों, बादलों का नाद हो, बादलों की आवाज हो, इस प्रकार की इसकी ध्वनि उच्चारित हुई, जिस कारण से इसका नाम क्या रख दिया गया, मेघनाद। नाद मतलब क्या होता है, नाद मतलब होता है आवाज, ध्वनि। मेघ मतलब बादल, यानी बादलों के समान जिसकी ध्वनि या आवाज हो, बादलों के समान जिसकी ध्वनि या आवाज हो, वो क्या कहलाता था, मेघनाद, मेघनाद, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका साथियों सही हो जाएगा। तो विकल्प डी जो बच रहा है, अब वही एक बच रहा, तो वही आपका क्या होगा, वो आपकी अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर मतलब अशुद्ध वर्तनी जो होगी राहुल। यहाँ पे देखिए, कई लोग जो ब्राह्मण वंश से संबंधित होंगे, ब्राह्मण होंगे, वो जानते होंगे कि उनका एक गोत्र होता है, जो गोत्र होता है सांकृत्य गोत्र, ठीक है, सांकृत्य गोत्र, ठीक है। तो इनका जो मूल नाम था वो नाम था राहुल सांकृत्यायन, ये शुद्ध लिख लीजिए,
शुद्ध शब्द जो होता है वो संकृत्यायन होता है, संकृत्यायन। ठीक है, तो ये शुद्ध हो जाएगा राहुल, संकृत्यायन। तो ये विकल्प डी इसकी अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी। अपना अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, फिर से हमें क्या करना है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही मतलब आंसर जो होगा अशुद्ध वर्तनी होगी वो होगा विकल्प सी, जागृत ना होकर के मूल शब्द जो होता है वो होता है जागृत। शुद्ध शब्द क्या होता है, जागृत। ठीक है, बाकी के तीनों ही शब्द जो है साथियों वो आपके शुद्ध है, तीनों शब्द जो है वो क्या है, शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फिर से क्या करना है, हमें अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। किसका चयन करना है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो साथियों लंगर ये शुद्ध है वर्तनी, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। बुझक्कड़ शुद्ध है, कोंकण शुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी होगी विकल्प डी, भुक्खड़ ना होकर के इसकी शुद्ध वर्तनी लिख लीजिए। शुद्ध वर्तनी आपके सामने जो है वो होती है भुक्खड़। ठीक है, भुक्खड़। ठीक, भुक्खड़ इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, भुक्खड़। ठीक, इसको एक मिनट सुधार लेते हैं, भुक्खड़। ठीक है, शुद्ध वर्तनी हो जाएगी आपकी भुक्खड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फिर से हमारे सामने क्या है, अशुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है, अशुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। तो विकल्प ए जो है महत्व ये ठीक लिखा है। विकल्प बी वाल्मीकि, इसकी वर्तनी भी जो है वो शुद्ध है। ठीक है, विकल्प सी पैतृक, ये वर्तनी भी इसकी क्या है, ठीक है। विकल्प डी जो होगा इसकी वर्तनी क्या हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी। विकल्प डी की जो वर्तनी शुद्ध वर्तनी होगी साथियों वो लिख लीजिए, वो होगी सन्यासी। ठीक है, सन्यासी। ठीक, सन्यासी। तो ये पद जो बनता है समधन्यासी से, समधन्यासी से। ठीक है, सन्यासी, ये इसकी शुद्ध वर्तनी की हो जाएगी सन्यासी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 16वां, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा विकल्प सी, ज्योत्सना। आप ध्यान रखेंगे, जो ये ज्योत्सना शब्द होता है इसमें ता और शा दोनों ही स्वर रहित प्रयोग होते हैं। आधे ता और आधे सा का प्रयोग होता है, आधे ता और आधे सा का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है हमारा साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और कई बार परीक्षाओं में यह पूछा गया है। आपको इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि उपसर्ग के रूप में हम लोग सु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सु का प्रयोग हम लोग उपसर्ग के रूप में करते हैं। तो उस आधार पर इस प्रश्न का कई बार लड़के क्या करते हैं, इस प्रश्न का जो आंसर है वो विकल्प बी लगा देते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या है, विकल्प बी लगा देते हैं। लेकिन आपको यहीं पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। यहां पर ये उपसर्ग का प्रयोग ना होकर के बल्कि मूल शब्द ही होता है। ठीक है, संस्कृत का मूल शब्द ही होता है शुश्रूषा। ठीक है, तो इसकी सही वर्तनी जो होगी वो होगी विकल्प ए, शुश्रूषा। ठीक है, शुश्रूषा ये इस पद की क्या होगी, शुद्ध वर्तनी होगी। इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, इस पद का आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विकल्प ए उल्लंघन, बी मनोरथ, सी उज्ज्वल, डी वत्सल। तो साथियों अभी हम लोग पीछे इस प्रश्न की चर्चा करके आए हैं, बहुत ज्यादा इस पे हम आपका समय नहीं लेंगे। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प सी, इसकी शुद्ध वर्तनी आप लोगों को पता होगी। अभी इस प्रश्न की हमने पूर्ण व्याख्या की थी। उज्ज्वल इस प्रश्न की शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, उज्ज्वल इस प्रश्न की शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ठीक है, बाकी के मनोरथ, उल्लंघन और वत्सल ये तीनों शुद्ध वर्तनियों में लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर से हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है, शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो साथियों शुद्ध वर्तनी में देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो विकल्प डी, विकल्प डी। अब कैसे होगा तो ध्यान रखें साथियों, ये दुर्निवार जो है, दुर्निवार जो है एक संधि पद है, दुर्निवार जो है एक संधि पद है। ठीक है, ये दुह उपसर्ग के साथ मिलकर के बना है। दुहधन निवार, दुहधन
निवार, ठीक है। और यहां पर हम लोग जब विसर्ग संधि देखते हैं तो मैंने आपको संधि में नियम के अंतर्गत पढ़ाया है कि विसर्ग संधि का एक नियम होता है, विसर्ग का रा में परिवर्तन, विसर्ग का रा में परिवर्तन। तो साथियों यहां पर इस उपसर्ग मतलब इस संधि में ये उपसर्ग जो है वो किसमें, उपसर्ग जो है वो रा में परिवर्तित हो जाती है और ये रा इसके साथ प्रयोग करके पद बनाती है दुर्निवार। दुर्निवार, दुर्निवार का मतलब क्या होता है? दुर्निवार का मतलब देखिए वाक्यांश में भी ये शब्द आपसे बहुत बार पूछा जाता है। वाक्यांश में अगर ये पूछा जाएगा तो दु का मतलब होता है कठिनाई, कठिनाई, ठीक है, कठिनाई। निवार का मतलब होता है निवारण, निवारण। तो वाक्यांश में शब्द पूछा जाता है जिसका निवारण कठिन हो, जिसका निवारण कठिन हो उसे क्या बोलेंगे? तो साथियों उसे बोलेंगे दुर्निवार, दुर्निवार, ठीक है। दो उपसर्ग कहीं भी लग जाए, दो उपसर्ग आप समझ लीजिएगा कि वहां पे कठिनता की बात की जाए, जैसे दुर्ग, दुर्ग का मतलब क्या? जहां जाना कठिन हो, दुर्गम बोलते हैं हम लोग, दुर्गम। दुर्ग देखिए क्या होते थे, दुर्ग ऊंचाई पे बनाए जाते थे ना, ऊंचाई बनाए, क्यों? क्योंकि जहां पर सेनाएं क्या हो आसानी से ना पहुंच पाए, ठीक है, और जो दुश्मन की सेना उसको हम आसानी से उस पर क्या कर सके, हमला कर सके, हमला कर सके, ठीक है। तो जहां चढ़ना कठिन हो वही कहलाता है दुर्ग, कठिन शब्द आ जाएगा। इस प्रकार से और बहुत सारे शब्द देखेंगे आप, बहुत सारे शब्द देखेंगे। दुर्लभ, जो कठिनाई से लभ्य मिले, प्राप्त हो, दुर्लभ, ठीक। सुलभ, आसानी से प्राप्त हो जाए, सु मतलब आसानी से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दो उपसर्ग कहीं भी आ जाएगा तो उस पद का जो अर्थ निकलेगा वो कठिन से निकलेगा, उपसर्ग के रूप में आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, उपसर्ग के रूप में आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कहीं मूल पद में दो आ रहा है तो आप उसको निकालने लगो, ठीक है, उपसर्ग के रूप में उसका प्रयोग होना चाहिए, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। साथियों बहुत सरल सा प्रश्न है, बहुत आसानी से इसका प्रश्न आंसर आप लोग निकाल देंगे। इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प डी, ईर्ष्या जो है इस पद की क्या है, शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। बाकी के तीनों पद जो क्या होंगे वो असंगत होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन, फिर से हम क्या देख रहे हैं, शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, शुद्ध वर्तनी का क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। अभी हम देख करके हमने पढ़ा पहली, ठीक है, संन्यास। तो सौभाग्य से क्या है, पहला ही आंसर हमारा क्या हो गया, सही हो गया, संन्यास की वर्तनी। अब यहां पर जरा देख लेते हैं जो अशुद्ध है तो वो क्यों है। तो यहां पर देखिए ये प्रत्युपकार शब्द नहीं होता है साथियों, शुद्ध शब्द जो होता है वो होता है प्रत्युपकार, ठीक है, प्रत्युपकार। कैसे बनना साथियों, तो फिर से देख लीजिए, यहां पर यह शब्द बनता है यण संधि से, प्रतिधन उपकार, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रतिधन उपकार, यण संधि। इस शब्द में पद में लिख लीजिए, इस पद में कौन सी संधि है, यण संधि है। अब यण संधि कहती क्या है, ध्यान से देखिए, यण संधि कहती है ई को हम किस में परिवर्तित कर देते हैं, या में परिवर्तित कर देते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर इस पद को अगर हम लिखें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ता के साथ ये ई है, ता के साथ ये ई है, और दूसरे पद का प्रारंभ किससे हो रहा है, ऊ से हो रहा है। अब संधि क्या कह रही है, यण संधि है, इसको मिला करके यण संधि होगी। ई के बाद कोई स्वर, असमान स्वर, ई के बाद कोई असमान स्वर, तो संधि यण संधि। अब यण संधि कह क्या रही है, ई को बदलेंगे किसमें, या में, और ये या कैसा होगा साथियों, या होगा स्वर रहित, स्वर रहित। जैसे ही हमने इसको बदला या में तो ये या हो गया स्वर रहित, ध्यान से देखेगा, ये स्वर रहित हुआ तो ये ता भी क्या हो गया, आधा हो गया, आधा हो गया, और इसको पूरा किसने किया, इस ऊ ने पूरा किया। तो ये शब्द क्या बन गया, ये शब्द तो बन गया यू, ये बन गया, और इससे जुड़ा ये, तो देख लीजिए ये प्रत्य यू, और आगे का शब्द क्या बना, पकार, ये शब्द शुद्ध शब्द क्या हो गया, प्रत्युपकार, ठीक है, प्रत्युपकार। दूसरा शब्द देखिए यहां पे शुद्ध शब्द, ये साथियों वर्तनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दुरावस्था नहीं होता बल्कि ये शब्द होता है दुरावस्था। अब देखिए इसको भी कैसे, अभी मैंने पढ़ाया पीछे आपको एक ने बताया विसर्ग का रा में परिवर्तन। अब यहां पे देखिए, यहां पर भी बुरी कठिन अवस्था, देखिए यहां पे दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ, कठिन अवस्था जो होती है उसे बोलते हैं दुरावस्था। अब इसको देखिए यहां पर उपसर्ग दु का प्रयोग हुआ, यह हुआ अवस्था, दूसरा पद। हमने क्या करा, हमने कहा ये विसर्ग किस में परिवर्तित होगी, ये परिवर्तित होगी रा में, बोलिए, और ये रा कैसी होगी,
ये रा कैसी होगी, स्वर रहित, और इसको पूरा कौन करेगा, ये आगे आने वाला स्वर। अब बताइए यहां पे बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है, क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है बड़ा आ, छोटा आ, तो यहां पर ये इसके साथ जुड़ करके ये रा बनाएगा, ना कि ये रा बनाएगा। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा दुरावस्था। शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, दुरावस्था। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कैलाश, ठीक है, इसकी वर्तनी लिख लीजिए, हर जगह आपको इसकी वर्तनी अशुद्ध मिलेगी। इसकी शुद्ध वर्तनी होती है कैलाश, इसकी शुद्ध वर्तनी लिख लीजिए, कैलाश इसकी शुद्ध वर्तनी होगी। तो ये तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी शुद्ध वर्तनी मैंने आपके सामने लिख दी। अगर थोड़ी सी समस्या हो रही हो तो मैं फिर से लिख देता हूं। प्रत्युपकार, दुरावस्था और कैलाश। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो साथियों पहली वर्तनी भी ठीक है, यह भी संधि पद है, बनना है उत धन घोष से, उत धन घोष से। और हमने आपको एक नियम पढ़ाया था, पहले का तीसरे में परिवर्तन, तो ये ता जो है वो अपने तीसरे में परिवर्तित होकर उद्घोष बना देगा। तो ये पद कैसा है, सही पद है, शुद्ध है। एकता शुद्ध पद है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धि नहीं है। अभी मैंने बताया एक प्रत्यय का प्रयोग करके, तो देखिए तत्काल, तत्काल इसमें एक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो जो लघु है वो किसमें, दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, तो तात्कालिक हो जाएगा। ये शब्द भी आपका सही हो गया। उपरोक्त साथियों ये पद जो है ये आपका अशुद्ध पद हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, अशुद्ध पद हो जाएगा। साथियों शुद्ध शब्द जो होता है वो होता है उपरयुक्त, उपरयुक्त। अब क्यों, कई जगह हम लोग इसको देखते भी उपरोक्त, ठीक है, प्रयोग में लोग कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे ग्रामर का, व्याकरण का, बोलचाल में इतना लोग ध्यान नहीं रखते। अगर ग्रामर का प्रयोग करके बोले तो शायद संभवतः कोई एक वाक्य भी शुद्ध ना बोल पाए, ठीक है, तो वहां पर बोलचाल में उपरोक्त का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन जब हम वर्तनी में बात करते हैं, व्याकरण के दृष्टिकोण से बात करते हैं, समझिएगा ये पद जो है वो आपका अशुद्ध होता है। ये उपरयुक्त पद भी जो है साथियों एक संधि पद है, अभी हमने पढ़ी यण संधि इसमें भी होती है। ये पद होता है उपरिधन उक्त के माध्यम से, उपरिधन उक्त के माध्यम। अब जरा फिर से देख लीजिए, तो यहां पर जब इसको हम तोड़ते हैं तो ये रा और ई में टूटा, और ई के साथ ये फिर ई के साथ असमान स्वर। तो अब जरा फिर से देखिए, ये फिर से यहां पर ई किस में परिवर्तित हुई, ई या में परिवर्तित हुई, और या को पूरा किसने किया, इस ऊ ने पूरा किया। तो ये शब्द तो ये बन गया, और ये रा आधा जो है इसके ऊपर आ गया, उस प्रकार से शब्द बन जाएगा ऊपर युक्त। ये शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका यण संधि के फलस्वरूप ऊपर युक्त। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, फिर से हमें क्या करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो साथियों शुद्ध वर्तनी इन चारों विकल्पों में जो है हमारी वो होगा विकल्प ए सन्यासी, विकल्प ए सन्यासी। बाकी की तीनों जो है वो अशुद्ध वर्तनी है। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर अकाल, आकाल नहीं होता, आ उपसर्ग जो होता है उसका मीनिंग अलग होता है। यहां पर आ उपसर्ग के साथ प्रयोग होगा अकाल, शुद्ध शब्द होगा अकाल। ठीक है, यहां पर ये अनुग्रहित, अनुग्रहित ना होकर के अनुग्रहित होगा। ठीक है, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। और यहां पर जो पद होगा वो आजीविका ना होकर के आजीविका होता है, आजीविका होगा। ठीक है, तो ये तीनों पद जो है वो क्या है, ये गलत है। ठीक है, इनकी शुद्ध वर्तनी ये हो गई। तो इस प्रश्न का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा हो गया सन्यासी। और अभी मैंने पीछे बताया ये भी एक संधि पद है, समधन न्यासी के मेल से बनता है। देखिए साथियों, मैंने जब संधि पढ़ाई थी एकदम प्रारंभ में, तभी मैंने कहा था कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप देख पा रहे होंगे कि अगर संधि का चैप्टर अगर आपको आता है तो आप कितनी आसानी से अपनी वर्तनी को सुधार पा रहे हैं। ठीक है, उसका प्रयोग करके आप शुद्ध शब्दों को कैसे निकाल पा रहे हैं। लगभग देखिए हर शब्द में कहीं ना कहीं संधि का प्रयोग आपको दिख रहा है, वर्तनी शुद्ध वर्तनी के सुधार के लिए, सही वर्तनी के प्रयोग के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर आंसर जो होगा वो आपका होगा विकल्प सी। अब देखिए निकलेगा कैसे, तो जरा देखिए यहां पर मूल शब्द जो होता है, मूल शब्द जो होता है वो अनुषंग, ये शब्द जो है अनुषंग। अब यहां पर ये पद भी जो है ये दो पदों की संधि से बना है। अगर बात करेंगे तो ये अनु जो होता है एक उपसर्ग होता है, अनु जो होता है एक उपसर्ग होता है, और इसके साथ शब्द जो होता है, मूल पद जो होता है वो संग होता है। अनु को संग के साथ मिलाते हैं तो हमारा पद बनता है अनुषंग, ठीक है, अनुषंग, ठीक है। अनुषंग का मतलब होता है सहायक, साथ में रहने वाला, साथ कार्य करने वाला, ठीक है। तो यहां पर ये हमने क्या देखा कि इस सा का सा में परिवर्तन देखा, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, सा का सा में परिवर्तन। तो यहां पर अनु और संग मिलकर के अनुषंग बनाए, अनुषंग बनाए, और यहां पर इसके साथ इक प्रत्यय जब लगा, अब देखिए जैसे ही इक प्रत्यय लगा तो यहां पे जो लघु है वो किसमें, दीर्घ में परिवर्तित हुआ, दीर्घ में परिवर्तित हुआ, तो हमारा शब्द क्या बना, हमारा शब्द बना आनुषंगिक, आनुषंगिक, ठीक है, पक्का। तो ये इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फिर से हमें क्या करना है, हमें दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी, शुद्ध शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर है, सबसे पहले बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, द्वारका, ठीक है, द्वारका, ठीक। अब देख लेते हैं जो बाकी के विकल्प है उसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो ये जो शुद्ध वर्तनी होती है वो पूजनीय होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वर्तनी है। कई जगह अगर ये ना मिलेगा तो आपको ये मिल सकता है। देखिए अब यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप शब्द पूज्य देखते हैं, पूज्य देखते हैं, ठीक है, या कई लोगों को द्वारा मैंने देखा है पूजनीय, अरे शब्द ही गलत है भाई, शब्द ही गलत है, मूल शब्द होता है पूजनीय, क्या, पूजनीय, और उससे बनता है पूजनीय, पूजनीय, ठीक है। यहां पर फिर से ये विसर्ग संधि का पद है, ठीक है, अंतः धन धान, जैसे ही आप इसको विसर्ग को क्या करते हो, विसर्ग का रा में परिवर्तन, विसर्ग का रा में परिवर्तन, और ये रा क्या होती है, आगे वर्ण पे लग जाती है तो ये शब्द बन जाता है अंतर धान, शुद्ध शब्द लिख लीजिए, अंतर ध्यान नहीं, अंतर ध्यान नहीं, अंतर धान, अंतर धान, ठीक है। और अहल्या ना होकर के शुद्ध शब्द होता है अहल्या, क्या होता है, अहल्या, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से इन तीनों अशुद्ध वर्तनियों की ये तीन शुद्ध वर्तनियां हो जाएंगी, और इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा वो द्वारका। कई जगह आप लोग ऐसे लिखा देखते हो द्वारिका, ये क्या है, गलत है, ठीक है, हमने बोला ही है, हमने बोला ही है, ये पढ़ाना ही नहीं है आपको, ये आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको पढ़ना क्या है, द्वारका, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए, अंत्याक्षरी। अब यहां भी देखें तो बहुत आसानी से यहां भी एक संधि पद है, दीर्घ संधि, अंत्य धन अक्षरी। अंत्याक्षरी का मतलब क्या, अंत्य मतलब अंतिम अक्षर से जिस प्रतियोगिता का क्या हो, प्रारंभ हो। अंत्याक्षरी में हम लोग क्या करते हैं, गाना गाते हैं, अंतिम वर्ण जहां पे समाप्त हो जाता है दूसरा व्यक्ति उस वर्ण से गाने को प्रारंभ करता है, फिर जहां समाप्त होता है उसके बाद फिर वो प्रारंभ करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या बनती है, अंत्य अक्षरी प्रतियोगिता, जो अंतिम अक्षर से क्या हो, प्रारंभ हो, वही क्या कहलाती है, अंत्याक्षरी, ठीक है। संधियां क्या होगी देखिए, तो आ के साथ आ मिल करके ये क्या बड़ा आ बना देता है, तो ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक संधि पद से देखे आपका आंसर निकल गया, ठीक है। कवियत्री, अभी मैंने पीछे चर्चा की कि शुद्ध शब्द होता है वो कवियत्री होता है, कवियत्री होता है। यहां पर इसको देख लीजिए, ये साथियों बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द है,
तदोपरांत ना होकर के ये शब्द होता है तदुपरांत। दीर्घ संधि, सॉरी, व्यंजन संधि इस पद में लगती है। जब आप इसकी देखेंगे तो तत् धन उपरांत, पहले पद के वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ता का दा में जब परिवर्तन कर देते हैं तो ये देखिए दा के साथ ये ऊ जुड़ करके दू बना देता है और ये शब्द बनाता है तदुपरांत। तदोपरांत नहीं, तदुपरांत। ठीक है, पक्का। और ये पद तो साथियों अभी अपने ऊपर चर्चा की कि इसकी शुद्ध वर्तनी कवित्री हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उन परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें से कुछ प्रश्न लेकर के हमने आज का अपना सेशन आपके सामने प्रस्तुत किया। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि यह सत्र जो है आपके लिए लाभकारी होगा। अन्य महत्वपूर्ण सत्र के साथ हम अपनी अगली कक्षा में आपके सामने उपस्थित होंगे। जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उन परीक्षाओं के लिए आप सभी को मेरे और मेरे संस्थान की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और अपने सपनों को साकार करें। प्रभु से ऐसी कामना के साथ जय हिंद।